Jai Hind everyone, welcome to Parsaarthi Education Services. My name is Avnesh Kumar Sharma. I am founder and director of Parsaarthi Education Services. Today we are here for very important video series and the name of the video series Surya Kiran. So Surya Kiran बैच क्या है? सूर्य किरण बेसिकली एक ऐसा बैच है 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैथ्स में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और अपने डिफिकल्टीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली कैसा है, इस बैच के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं जो कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में सॉल्व करके जाते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें कि वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. एनसीईआरटी में कुछ जो चीज़ें होती हैं लिमिटेड कॉन्सेप्ट की होती है. तो हम इस बैच के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उन सारे के सारी चीज़ों को डील किया जाए. तो इसमें हम 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स मैथ्स के हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. इसमें हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, इसमें हम हर एक चीज़ों को डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे. हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे. हम इस बैच के माध्यम से उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं जिनको अच्छे क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस नहीं है. कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी करने के बाद कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, फिर आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं. आर.डी. शर्मा एक बहुत मोटी बुक है. उसके बाद आर.डी. शर्मा के बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं. अब जब कोई भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में बैठता है तो उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर मैंने इतना सॉल्व कर लिया तो इसके बाद क्या और क्या करना है. एवरी टाइम उसके दिमाग में ये डाउट रहता है कि अब मेरे को इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो मुझे को कहाँ से करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आर.डी. शर्मा एक बुक है जो कि बहुत मोटी बुक है. उसके बाद एग्जाम्पलर है, उसमें भी क्वेश्चंस हैं. उसके बाद और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं. एक ही चैप्टर को जब एनसीईआरटी से करता है फिर दूसरी जगह क्वेश्चन देखता है, कुछ उसको नए क्वेश्चन मिलते हैं, और फिर तीसरी जगह देखता है उसको कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं. कभी भी उसको कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता. तो इस वीडियो सीरीज का पर्पस ये है कि अगर आपने एक चैप्टर जो आपने देखा, अगर मैं इस वीडियो सीरीज से आपने कोई भी एक चैप्टर देखा, उस चैप्टर को करने के बाद आपको बाकी कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर मैथ्स. आपने ये वाले कोई भी एक चैप्टर देखा, उसमें हम लोग सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे. मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज में अगर हर एक लेक्चर, हर एक चैप्टर के अगर आपने वीडियो देखे, उसमें आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे. जैसे इसमें हमारा पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल से, तो पॉलिनोमियल में आपको स्टार्ट करूँगा कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं. अगर आपके पास जीरोस दिए हैं तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे करते हैं. उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू. हम इसमें एनसीईआरटी के सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे, आर.डी. शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ये जो वीडियो सीरीज है इसमें एक एक चैप्टर के मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे. तो इसमें मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि आपको एक सिंपल सा ये फॉर्मूला बताया और इसका ये क्वेश्चन है. एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं. सो आई होप all of you understood the purpose to start this batch. तो once again, सूर्य किरण means आशा की किरण. So हम आए हैं आपके लिए एक आशा लेके. So let's start the chapter. Very first chapter and the name of the chapter is polynomial. देखिए, पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है कि ये वाला चैप्टर आपके 9th में भी था, ये वाला चैप्टर आपके 10th में भी है, और जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म रहेगा आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेई के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से, हर के हिसाब से. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर जिसको कि आपको उसके लिहाजे से भी पढ़ना है. तो पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना क्या है, पहले इस चीज़ की क्लैरिटी लेते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है पॉलिनोमियल में पढ़ना है हमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. Zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. This is the first topic. उसके बाद है आपके पास formation of zeros. Formation of polynomial. Polynomial when zeros are given. थर्ड चैप्टर है आपके पास वेरिफिकेशन.
फोर्थ पार्ट है इसका डिवीजन एल्गोरिथम। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये 4 पार्ट में है। सबसे पहले है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम सीखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक बार हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता चल गया, अगर हमारे पास जीरोस दिए जाएंगे तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके अलग अलग क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के, हम ये देखेंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे कि वेरिफिकेशन, इसमें पार्ट इसी से का एक पार्ट रहेगा वेरिफिकेशन का, एंड एक पार्ट आपके पास आता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये 4 पार्ट में कवर करेंगे। हम एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए नाम से क्लियर है जीरोस, व्हाट डू मीन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, एक सिंपल सा ग्राफ है। इस ग्राफ में मैंने बोला कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा जीरोस मतलब तो जीरो होता है सर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल लेट्स से आपके पास p ऑफ x दिया है, p ऑफ x मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे समझिए x³ प्लस 4x प्लस 2 दिया है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू 0, x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, पॉलिनोमियल की वैल्यू में 0 होती है मतलब y की वैल्यू 0 होती है। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब आप आइए ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ का ये पॉइंट है, ये वाला ग्राफ का b पॉइंट है, और ये वाले ग्राफ का c पॉइंट है। बताइए मेरे को ए वाले ग्राफ ए पॉइंट पे x की क्या वैल्यू होगी, x की कुछ वैल्यू होगी x1, और यहाँ पे y की क्या वैल्यू है 0। बी वाले पे x की कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से इसकी वैल्यू x2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी और ये 0 होगा। तो मतलब क्या हो गया पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। पॉलिनोमियल मींस y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जैसे ही आपने ग्राफ में देखा, ये ग्राफ है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ये भी ग्राफ x एक्सिस पे, ये वाला भी पॉइंट x एक्सिस पे है। इसका मतलब इन 3 जगह पे x1, 0, x2, 0 और x3, 0 पे इन 3 पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। दैट मींस यू कैन से दैट कि x1, x2, x3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये सिंपल सा टर्म समझ में आया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, थोड़ा सा चैप्टर को और थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो समझ में आया, बट थोड़ा सा अपन एक स्टेप और पीछे जाते हैं। पहले सर बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। चैप्टर तो सर आपने स्टार्ट कर दिया कि सर पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल, स्कूल में भी आप सीखते हो, बट पहले कोई ये तो बताए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल। आपके सामने मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं, लेट्स से मैंने लिखा x + 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे और हमसे कोई पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग, सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस और नो। सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिए। पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये देखते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि ये वाला डेफिनेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट मैं अगेन आपको रिकॉल कराता हूँ, इस बैच का पर्पस क्या है, 0 to हीरो बैच है ये। इस बैच वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, लेट्स से a0, a1x, a1x raised to the power n, a2x raised to the power n minus 1, a3x raised to the power n minus 2, बहुत लंबा चौड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। इसका मतलब बस आपको ये देखना है कि पावर ऑफ x ये होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। x की क्या पावर होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और सबके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 0। सबके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1। 0 तो डिफाइन नहीं होगा। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको पॉलिनोमियल देखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट देखिए। जैसे यहां पे दिखा हुआ है x की पावर, यहां पे क्या है 1, यहां पे x की पावर क्या है -1।
तो यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन दिए आप सबके x की पावर चेक करिए, यू हैव टू जस्ट चेक द पावर ऑफ x। अगर पावर ऑफ x होल नंबर है, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जीरो इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड योर होल नंबर। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स, तो ये सारे के सारे होल नंबर है। मतलब x की क्या क्या पावर अलाउड है? x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 3 हो सकती है। अच्छा क्या क्या नहीं हो सकती? x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, x की पावर रूट में नहीं हो सकती। रूट मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो इंटीजर आ जाएगा, तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ये सारे के सारे x नहीं हो सकते। तो सिंपली x क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे, मैंने आपको बोला क्या x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है? आपने बोला सर x की पावर 1, ये तो पास हो गया। यहां पे x की पावर क्या है सर? -1। अगर आपके पास 10 टर्म लिखे हुए हैं छोटे छोटे, और उसमें से किसी भी x की पावर अगर होल नंबर नहीं है, तो पूरा इंटायर एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चैप्टर में पहले पढ़ने के पहले ये क्लैरिटी लीजिए कि जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 3, x की पावर 4, 1/x की पावर 2। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? चेक करिए। x की पावर क्या है? 3, ये तो आपके पास होल नंबर है। पावर ऑफ x क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ओके वेरी गुड। x की पावर 4 होल नंबर है। अब यहां पे आप बोलोगे सर x की पावर 2 तो होल नंबर है, बट ये वाला फॉर्म लिखा है मैंने, सबके डिनोमिनेटर में पहले क्या बनाना है? 1। इसका मतलब ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो x की पावर -2। अगेन -2 इज नॉट योर होल नंबर। ओके आपको समझ में आ गया कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद हम फिर से टॉपिक को रिटर्न करेंगे। एक थर्ड एग्जांपल लीजिए और उसमें आप चेक करके बताना कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। लेट्स से आपने लिखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर -3। क्या ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? इज दिस एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल? आप बोलोगे सर x की पावर -3, सर माइनस आपने अभी बताया कि होल नंबर होना, x की पावर में होल नंबर होना चाहिए, तो आपको पहले इंस्टेंस में आएगा सर x की पावर -3 तो होल नंबर नहीं है, x पावर ऑफ x होल नंबर होना चाहिए। बट आप ये भूल गए कि मैंने क्या बोला, ये वाले फॉर्मेट में लिखने के बाद सबका डिनोमिनेटर क्या करना है? 1 करना है। इसका मतलब x की पावर 4 और यहां से आ जाएगा x की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +3, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा है a रेज़ टू द पावर -m क्या होता है? 1/a रेज़ टू द पावर m होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो x की पावर -3 है ये हो जाएगा 1/1/x की पावर 3, और ये x की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। नाउ x की पावर जो 4 है, पावर ऑफ x इज होल नंबर, यहाँ पे पावर ऑफ x इज होल नंबर। सो ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। तो अभी तक के डिस्कशन में आपने ये देखा कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम दोबारा से रिटर्न करते हैं, जो हमने पहला टॉपिक लिखा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है कि क्या पॉलिनोमियल होता है, बट हमें ये बेसिक पता होना चाहिए था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछ दे कि बताओ भाई तुम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हो, ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन होता है, यू शुड नो। सो हम रिटर्न करते हैं। What are the zeros of the polynomial? Zeros of the polynomial means the value of x at which the polynomial becomes equals to 0 is called your zeros of the polynomial. Okay. अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, let's take some example. You'll get to know in a better way. Let's take some example. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ये आपको हेल्प करेगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। समझिए मैंने लिखा x² - 5x + 6। आप लोग मेरे साथ क्या है नोटबुक में लिखते चलिए। आप इसको एज ए जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, जिस तरीके से टीचर जब पढ़ा रहा होता है आप अटेंटिव तरीके से बैठे होते हैं, आप इस वीडियो सीरीज को वैसे अटेंड करिए। x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू, लेट से यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में आपने फैक्टराइजेशन सीखा है, राइट?
मैं इस 10th स्टैंडर्ड में भी आपको डिटेल में फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यस और नो। नाउ वी कैन टेक x कॉमन, तो दिस इज योर x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, ऐसा लिखा जा सकता है, दैट इज x माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 3, और ये समझिए आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x। ये आपके पास जो पॉलिनोमियल आया p ऑफ x आया। ओके, अब आप मेरे को खुद बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, बताओ अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो p ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी? 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0, एंड 0 इंटू समथिंग क्या आएगा? 0। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2 रखने पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है? द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 0, दैट मींस x इज इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन जैसे ही आपने x की जगह पे 3 रख दिया, जैसे ही आपने x की जगह पे 3 रख दिया तो 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। दैट मींस जैसे ही आपने 3 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। दैट मींस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये आपका जीरोस हो गया। क्या हो गया आपके पास? जीरोस हो गया। बस इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी। इसमें ग्राफ दिया हुआ है ना, देखिए बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। मान के चलिए मैंने कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ दे दिया, लेट्स से ये ग्राफ दिया, इसमें मैंने बोला कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, हाउ मेनी जीरोस आर देयर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होने का मतलब y की वैल्यू 0 होना। आप मुझे बताइए y की वैल्यू कहां पे 0 होती है ग्राफ में? x एक्सिस पे। क्या ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये देख लो ध्यान से, क्या कहीं पे कट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की संख्या कितनी है? 0। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। इसमें कोई भी 0 नहीं है। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? 0 होते हैं। ओके, क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर मैं दूसरा ग्राफ लूं, लेट्स से मैंने कोई भी एक रैंडम इस तरीके से ग्राफ बना दिया मैंने। अब मैंने आपको सवाल ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, मैंने बोला विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। आपने 9th स्टैंडर्ड में डिग्री पढ़ा है ना, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं अगर आपको इसमें ये पूछ दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, एनसीईआरटी में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में डिग्री मतलब होता है कि जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड योर डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला ग्राफ जो है इन वैल्यूज पे 7 वैल्यूज पे इस ग्राफ की वैल्यू जीरोस आ रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 7 होंगे। ये बात की क्लैरिटी हो रही? यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया। आपको x देखना है, x एक्सिस पे देखना है कि ये वाला जो ग्राफ है सिंपली x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और रटना नहीं है। x एक्सिस ही क्यों देखना है? y एक्सिस क्यों नहीं देखना है? क्योंकि पॉलिनोमियल को मैंने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे 0 होती है? पॉलिनोमियल मतलब याद रखिएगा, पॉलिनोमियल बोल रहा हूं मतलब किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहां पे 0 हो रही है? y की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे 0 हो रही है। इसका मतलब आपको ग्राफ को देखना है x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो कहां पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये नहीं पूछा कि कितने जीरोस हैं, मैं पूछ रहा हूं कि इसकी डिग्री कितनी है। तो जितने जीरोस होते हैं उतनी ही डिग्री होती है। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले आपके? 2। एक x इज इक्वल टू 2 निकला और x इज इक्वल टू क्या निकला? 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, और इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में चाहे वो कितनी भी डिग्री का हो, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 4, x की पावर 4 होगा, तो उसके जीरोस कितने होंगे 4 जीरोस होंगे। सो स्टूडेंट, क्या आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी। तो ये चीज बेसिक आपको क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज इज टॉकिंग अबाउट दैट। सिंपल सा ग्राफ दे देगा, इसमें आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि हाँ भाई चलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ वी हैव द सेकेंड टॉपिक इन दिस चैप्टर, और ये वाला टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है, और इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए। पहले हम टॉपिक लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन भी चलिए साथ में कर लेंगे, एंड वेरिफिकेशन या फॉर्मेशन से पहले चलिए ठीक है, फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, पहले एक बार फाइंडिंग तो कर लेते हैं। फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन, यस ये बेटर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पहले पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा कि जीरोस क्या होता है। अब कोई ये तो बताया सर जीरोस निकालते कैसे हैं, और जब एक बार जीरोस निकाल देंगे तो वेरीफाई भी करना पड़ेगा, हाँ सर जो आपने जीरोस निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, मैंने मान के चले एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस समझिए आपने लिख लिया 7x प्लस यहाँ पे आपने कर दिया 14, ओके 2 7 यहाँ पे 9 कर लीजिए, 9x प्लस 14। अब इसमें मैंने बोला इसके जीरोस निकालिए, जस्ट फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इसको आप पहले पुट कर देंगे 0। क्यों 0 पुट करेंगे, क्योंकि आप x की वो वैल्यू निकालेंगे जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। समझ में आई बात? सो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको क्यों बोला कि आपको इसमें बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा है फैक्टराइजेशन, इनफैक्ट 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल चैप्टर में एक सब टॉपिक पढ़ा है फैक्टराइजेशन। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल चैप्टर ही है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। बट अगेन मैंने क्या बोला, ये 0 to हीरो बैच है, इसका मतलब मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। हालांकि पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर दिया, अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन करते कैसे है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा और फैक्टराइजेशन उसको कुछ नहीं आता है, वो भी आज के बाद से फैक्टराइजेशन को बहुत इजीली कर पाएगा। नॉट ओनली सिंपल क्वेश्चंस, आई हैव कम हियर टू जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हम लोग बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो सीरीज का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पर्पस क्लियर कर दिया। सूर्य किरण मीन्स आशा की किरण, मतलब वो होप, जो चीज आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा अगर कोई कर दे हमारे लिए, कोई ऐसा टीचर आ जाए कि मेरे को कंप्लीट एक सॉल्यूशन दे कि सर मैं मैथ्स पढ़ने बैठूं, वो चैप्टर कर लिया, कंप्लीट कॉन्फिडेंस मिल गया, अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पढ़ के जाऊं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहो कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम and you can gain confidence। okay, जैसे वापस लौटते हैं इस टॉपिक पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हम फैक्टराइज कैसे करें। देखिए दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन हो और अगर आपको फैक्टराइज करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू 0 है समझिए, या फिर फैक्टराइज करना है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और आपको फैक्टराइज करना है, मैं बोल रहा हूँ दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे और आपको फैक्टराइज करना है, आपको क्या करना है, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल है, पहले और आखिरी टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, एसी है ना। अब एसी को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है, एसी को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको ये मिडिल टर्म आ जाए। एसी को कैसा स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है, जिसमें आपको दो फैक्टर बनाने हैं,
ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म आ जाए, या तो हम ऐड करके मिडिल टर्म लाए या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाए। एंड सेकेंड, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है एसी आना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 14 है, तो 1 और 14 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 14। 1 और 14 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 14। अब 14 को कुछ ऐसा स्प्लिट करिए, 14 को कुछ ऐसा स्प्लिट करिए कि आपको ये मिडिल टर्म 9 दिखे। अलग अलग पॉसिबिलिटी निकालते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल बेसिक बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, आप 14 को जो है फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे करेंगे 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो आपके पास 2 और ये 3 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 1, ये 3 फैक्टर आए। इन 3 फैक्टर को क्लब करके आपको 2 फैक्टर बनाने, तो आप क्या सिंपल आपको दिख रहा है 2 इंटू 1 2 और ये 7, तो कौन सा फैक्टर बनेगा, 2 बनेगा और 7 बनेगा। मैं लास्ट में आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्टली देख करके जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट पहले हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद ट्रिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके बाद जैसे ही आपने ये निकाल दिया 2 और 7 निकाल दिया, इस जो फैक्टराइजेशन को जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या नाम है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कई बार तो सर ये टर्म का मतलब नहीं समझ में आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों बोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, ये जो 9x है, 9x को जो है हमने 2 पार्ट में लिखा है। कैसे, 2x और 7x। क्या लिखेंगे इसको, 2x और 7x प्लस 14। इसका मतलब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 14, और यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब मान के चलिए यहाँ पे पहले दो टर्म को ग्रुप करेंगे और फिर बाद के 2 टर्म को ग्रुप करेंगे। x को कॉमन लेना है हमेशा, तो बताइए अगर आपने x को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, सिंपल। अगर आपने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे x को कॉमन लिया। कई बार स्टूडेंट सोचता है x को कॉमन लेने का मतलब माइनस कर देना होता है, ऐसा नहीं है। x को कॉमन लेने का मतलब यह है कि 2x मतलब 2 इंटू एक्स, x को कॉमन लिया मतलब इसमें से आपने x फैक्टर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। अब बताइए यहाँ पे 7 और 14 में कुछ कॉमन है, यस, क्योंकि 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, तो यू कैन टेक 7 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। दैट मीन्स अब देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम हो गया, तो यू कैन गेट x प्लस 2 कॉमन और ये हो जाएगा x प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू यू कैन पुट 0। अब सिंपल है, अब ये 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है 0 आ रहा है। अब याद रखिएगा कभी भी अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो a 0 है या फिर b 0 है, या दोनों 0 हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इसका मतलब x इज इक्वल टू समझिए -2 रखा आपने, क्या रखा, a इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है, जैसे ही आप x इज इक्वल टू -2 रखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, जैसे ही आप x इज इक्वल टू -7 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसके जीरोस क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए -2 एंड -7। और इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उसका एक बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। देन द नेम इज अल्फा एंड बीटा। कितना बेहतरीन नाम लगता है, इसको m और n दे देते हैं, कितना बढ़िया लगता है ना, अपने कुछ अच्छा नाम देते हैं, x y दे देते, बट जब अल्फा और बीटा आता है तो स्टूडेंट को लगता है वो बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं। और जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा, ठीक है। देखिए ये सब जो अल्फा और जो बीटा है ये ग्रीक लेटर्स हैं, तो ये सिंपली ये जो जीरोस ऑफ द 2 हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, एक आया -2 और एक आया -7। सो कल की क्लास में, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और ये इस वाले वीडियो पार्ट में यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो पार्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं, है ना, हमने जैसे अभी पहला हमने सीखा कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सेकंड हम क्या सीख रहे हैं अभी इसमें
कि हाउ टू फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो को फाइंड करने का आपने क्या तरीका सीखा, आपने तरीका सीखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अलग अलग तरीके के फैक्टराइजेशन अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 टू 40 टाइप के क्वेश्चंस हैं होते हैं, 40 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग लेवल के फैक्टराइजेशन। इसमें जितने तरीके के फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, है ना, अगर इसके ऊपर अगर फैक्टराइजेशन आ गया तो वो समझो कि कहीं नहीं होगा, किसी बुक में नहीं होगा। हम हर टाइप के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का फैक्टराइजेशन हो। तो आप लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टराइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।